मेघना पति से कहती ये घर बेचकर मेरी माँ के घर के पास घर ले लेते हैं। तो अनीता बेटे से कहती तुम्हारे बाप की निशानी हम नहीं बेचेंगे। तो मेघना को सास पर बहुत गुस्सा आता। एक दिन मेघना ने एक फेरी वाले को पैसे देकर घर में बुला लिया और बाहर से कुंडी लगाकर पति को फ़ोन किया कि तुम्हारी माँ फेरी वाले के साथ रंगरंगलियाँ बना रही हैं। तो सुनील ने घर आकर माँ को मार मार कर हड्डियाँ तोड़ दी और अनीता रोती रही कि मुझे ना मारो। और फिर उसकी पत्नी घर बेचकर सुनील को लेकर मायके पहुंची तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आत्मा कांप गई। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, जितना जल्दी हो सके इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो मैं टेढ़ी उंगली से निकालूंगी। ये कहकर मेघना अपनी सास अनीता पर चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी सास डरी हुई थी, लेकिन वो अपने पास से एक कदम भी पीछे नहीं हटती और वो बहू का सामना करते हुए कहती हैं, तुम चाहे जो भी कर लो, मेरा बेटा मेरी सुनेगा, वो कभी घर नहीं बेचेगा। अनीता के दिल में डर तो था कि कहीं उसके बेटे ने उसकी बात ना मानी तो क्या होगा। एक तो इन सबको घर से बेघर होना पड़ेगा, दूसरा उसकी बहू की नज़र में क्या इज्जत रह जाएगी। वो ये सोचकर रोने लगती है कि अब उसका बेटा उसके साथ क्या सलूक करेगा। अभी वो अपनी सोचों में गुम थी जब उसकी बहू उसकी तरफ बढ़ी और कागज़ के कुछ पन्ने उसकी तरफ फेंके जो उसके मुंह पर जा लगे थे। बूढ़ी औरत को यह हरकत बहुत बुरी लगी। उसने अपनी नाराज़गी के भरपूर दर्शाया था। उसकी बहू उस पर चीखते चिल्लाते हुए कहने लगी, अभी इसी समय इस पर अंगूठा लगा दो। तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो तुम इन पेपर्स पर अंगूठा लगा दो या मैं अभी इसी समय तुम्हें घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। वैसे भी ये घर मेरे ही नाम पर हो जाएगा तुम्हारी वजह से। बुढ़िया, मुझे अपनी माँ से इतनी दूर रहना पड़ रहा है, उसे मेरी बहुत ज़रूरत है और मैं अपनी माँ के घर के पास घर ले रही हूँ। उसके लिए मुझे तुम्हारी जान भी लेनी पड़े तो मैं ले लूँगी। उसकी बहू गुस्से में उल्टा सीधा बक रही थी, यहाँ तक कि वो बूढ़ी औरत का लिहाज भी नहीं कर रही थी। हालांकि शादी के शुरू में वो अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी, पर कुछ समय बाद उसका व्यवहार बिल्कुल बदल कर रह गया था। वो बात बात पर चीखने चिल्लाने लगती थी। सास बेटे का घर बसा रहने के लिए चुप हो जाया करती थी, लेकिन वो कब तक अत्याचार सहन करती। एक दिन आखिरकार उन्हें बोलना ही पड़ा और उसको उसका यही बोलना महंगा पड़ गया, क्योंकि उसकी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी थी। तब से सास में बहू में जंग सी छिड़ गई। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। इन दोनों की सुनाई गई इस कहानी में वो दोनों ही सच्ची थीं। वो दोनों एक इंसान पर पूरा पूरा अधिकार जताना चाहती थीं, जबकि दूसरे को जलन महसूस होती थी। माँ चाहती थी कि उस बेटा उसकी बात सुने और वो बहू को नीचा दिखा सके, और बहू चाहती थी कि वो सास को ये दिखा दे कि उसका पति सिर्फ उसकी बात सुनता है। इसी बात को लेकर उनमें झगड़े बढ़ने लगे। बहू ने सास को अपनी सोचों में गुम देखा तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए जल्दी से पेपर्स पर साइन करवाने की कोशिश करने लगी। सास भी अपने होशो हवास में वापस आ चुकी थी। बहू की इस हरकत पर गुस्से से आग बबूला होते हुए उसने वो पेपर्स ही फाड़ दिए। बहू ने ये देखा तो खुद पर कंट्रोल खो बैठी और सास को धक्के मारकर घर से निकालने लगी। बूढ़ी औरत बहू के ऐसे धक्के और मार सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए बेड से नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही उसके बाजू में दर्द की टीसें उठने लगी। उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके बाजू उसके शरीर से अलग कर दिया हो। तब उसका बेटा सुनील वहां पर उपस्थित नहीं था, वरना वो पत्नी की इस हरकत पर जरूर उसे रोकता। नीचे गिरने की देर थी कि इस बूढ़ी औरत का हाथ टूट गया और फिर वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगी। मेघना ने सास का ये हाल देखा तो वो दौड़ी हुई गली में रहने वाले डॉक्टर के पास गई और उसे बुला लाई। जैसे ही डॉक्टर आया तब तक अनीता देवी बेहोश हो चुकी थी। जब उन्हें होश आया तो डॉक्टर कहने लगा कि इनसे ज़्यादा स्ट्रेस वाली बात मत कहिए, इनको हार्ट अटैक भी आ सकता है, इसलिए कोशिश करें कि कोई भी ऐसी बात ना करें जो इन्हें परेशान करे। और इनका हार्ट टूट चुका है तो फ़ौरन इनको अस्पताल ले जाए। अगर ज़्यादा देर ऐसे ही रहे तो कभी भी इनका हाथ अपनी जगह पर नहीं बैठेगा, इसलिए ज़रूरी है कि इन्हें इसी समय अस्पताल ले जाया जाए। डॉक्टर की बात सुनकर मेघना घबरा गई। उसे पता था कि उसका पति जितनी भी उसकी बात सुने, लेकिन वो अपनी माँ को कभी दुख परेशानी में सहन नहीं कर सकता। अपने पति की डांट और मार से बचने के लिए मेघना ने जल्दी से डॉक्टर को पैसे दिए ताकि वो उसकी सास अनीता देवी का इलाज कर सके। शाम को जब सुनील वापस आया तो माँ के टूटे हुए हाथ पर नजर पड़ी तो पूछने लगा कि इनको क्या हुआ है। बहू ने झूठ बोल दिया कि गिर गई थी, जबकि सच्चाई कुछ और थी। और सुनील को भी इस बात का पूरा अंदाजा था कि यकीनन उसकी पत्नी ने ही कुछ किया होगा, वरना सुबह तो वो अपनी माँ को बिल्कुल ठीक छोड़कर गया था। बहू को झूठ बोलता देख सास भी चुप हो गई, क्योंकि वो घर में झगड़ा नहीं चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अभी तो झगड़ा शुरू होने वाला है। बहुत जल्द हर किसी के दो चेहरे उसके सामने आने वाले हैं। वो नादान थी और इस नादानी में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसका नुकसान इसे सारी जिंदगी के लिए भुगतना पड़ा। पहले वो इस बात पर शर्मिंदा भी नहीं थी कि इससे कोई गलती हुई है। समय के साथ साथ समझदारी बढ़ी तो उसे समझ आई कि आखिर उसने अपने ज़िंदगी में करने वाली गलतियों का बदला कैसे लेना है।
या इनसे कैसे बचना है। अनीता देवी और मेघना के बीच अब रिश्ते कड़वाहट और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे से बोलना भी पसंद नहीं करती थी, यहाँ तक कि उन्होंने सोच लिया था कि वो अपना किचन भी अलग कर लेती हैं ताकि ज़्यादा परेशानी न हो। इन्हीं दिनों सुनील पत्नी के कहने में आकर ज़बरदस्ती माँ से पेपर पर साइन करवा चुका था। एक दिन जब अनीता लेटी सो रही थी, सुनील उनके पास आया और काफ़ी देर तक उनसे बातें करता रहा। वो भी बेटे का ज़रा सा ध्यान और प्यार पाकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उनको नहीं मालूम था कि बेटे का ज़रा सा ध्यान और प्यार उनको किस जगह पर लाकर खड़ा करने वाला है। बातों ही बातों में सुनील ने अनीता देवी से घर के पेपर्स पर साइन करवाए। उनको तो तब पता चला जब नया मकान मालिक घर खाली कराने के लिए आया। तब अनीता देवी पर तो आसमान गिरा था जब से पता चला कि उसके पति की मेहनत मजदूरी से बनाया गया ये घर अब उसके नाम नहीं रहा बल्कि किसी राजेश के नाम पर हो चुका है। वो तो बेटे से गुस्से से पूछ रही थी कि उसने ये क्या किया है, लेकिन उनका बेटा उनकी सुनने को तैयार ही नहीं था। सुनील ने मालिक मकान से कुछ समय मांगा ताकि वो घर को खाली करके नया घर खरीद सके और फिर वो शिफ्ट हो जाए। राजेश सुनील का अच्छा दोस्त था और वो इस बात पर राजी हो चुका था कि सुनील चाहे तो कुछ हफ्ते और इस घर में रह सकता है। आजकल अनीता देवी हर किसी पर गुस्सा करती हुई दिखाई देती थी। उनका बस नहीं चलता था कि बहू का गला दबा दे और बेटे को घर से निकाल दे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि इन दोनों पर ही इनका जोर नहीं था। कुछ समय इन्हें इस घर में बिताने के लिए मिल चुका था। वो सारा सारा दिन इस घर को बैठकर घूरा करती थी क्योंकि जल्द ही वो घर उनके कब्जे से निकलने वाला था। कितनी खुशियों भरे और दुख भरे दिन इस घर में गुजरे थे। अब इस घर पर अनीता देवी का अधिकार भी नहीं रहा था। वो उदास क्यों ना होती, अब वो मकान मालिक से किराएदार बन चुकी थी। उन्हें दिल से बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो ज़्यादा अपना दुख दिखा भी नहीं पा रही थी क्योंकि उनकी बहू उनको मारने आ जाती थी जब भी वो इस विषय में बात करती थी। हाल ही में उसकी बहू और उसकी लड़ाई हुई थी, तब से उनकी बातचीत बंद थी। मेघना ने ही सुनील को समझाया था कि अपनी माँ को कहो कि ये घर तुम्हारे नाम करे ताकि हम ये घर बेचकर मेरे मायके के पास वाला घर खरीद सकें। इससे मुझे इतनी दूर आने जाने में भी परेशानी नहीं होगी, मैं आसानी से आ जा सकूंगी। सुनील पत्नी की बातों में आ चुका था और वो खुद भी यही चाहता था क्योंकि उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और अक्सर उसकी पत्नी मेघना को माँ की देखभाल के लिए मायके जाना पड़ता था। आने जाने में बहुत परेशानी होती थी, इसलिए सुनील इस काम से जान छुड़वाने के लिए घर बेचने को तैयार हो चुका था। अनीता देवी से पहले जो पेपर साइन करवाए गए थे वो अनीता देवी ने फाड़ दिए थे। अब मेघना ने दूसरे पेपर्स बनवा लिए थे, बस इन पर साइन करवाना बाकी बचा था। अनीता देवी को की बस हो चुकी थी, वो बिल्कुल भी साइन नहीं करना चाहती थी। तभी एक दिन न जाने मेघना को क्या सूझी, उसने फेरी वाले को बुलाकर कुछ पैसे दिए और उससे एक्टिंग करने को बोला। फेरी वाला इतने पैसे देखकर मेघना की बात मानने को तैयार हो गया। फेरी वाला मेघना के कहने पर अनीता देवी के कमरे में गया और मेघना ने बाहर से कुंडी लगाई। मेघना ने जल्दी से पति को कॉल की और उसे बताने लगी कि तुम्हारी माँ यहाँ फेरी वाले के साथ रंग रंगलियाँ मना रही हैं, जल्दी आओ इससे पहले कि हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। ऐसी बात तो सुनने की देर थी कि सुनील फौरन घर लौट आया। गुस्से में वो जैसे ही माँ के कमरे में गया, सामने उसने फेरी वाले को देखा, उसका खून खौलने लगा। वो आगे बढ़ा और आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए फेरी वाले पर टूट पड़ा। फेरी वाला भी घबरा चुका था, उसे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। वो आंखें फाड़े कभी सुनील को देखता और कभी उसकी माँ को। अनीता देवी जो सो रही थी वो बेटे की आवाज़ पर हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने फेरी वाले को देखा तो हैरान हुई और जल्दी से दुपट्टा सही करने लगी, लेकिन उसका बेटा कुछ और ही समझ रहा था। उसके दिमाग में जो बात भरी गई थी उसको तो हर तरफ यही बात ही नजर आ रही थी। वो गुस्से में माँ पर जिंदगी में पहली बार चिल्ला रहा था। हर आने जाने वाला उसकी तरफ ध्यान दे रहा था। सुनील को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो इस गुस्से को पूरी तरह दर्शा भी रहा था। गुस्से में ठंडा डंडा उठाकर माँ की ओर बढ़ा और गुस्से पर कंट्रोल न होने की वजह से उसने माँ को खूब मारा। फेरी वाला तो तुरंत ही देखकर भाग गया। माँ चीखती चिल्लाती रही, रोती रही। बहू को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो इस बात पर अड़ी थी कि ये बूढ़ी औरत जितनी जल्दी हो सके अपने रिश्तेदारों के घर चली जाए या कहीं और रहने की व्यवस्था करे, और इसी कारण से उसने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार अपनाया था क्योंकि कोई भी इस बूढ़ी औरत को अपने घर रखने को तैयार नहीं था। अनीता देवी बार बार बेटे को मारने से रोकती रही, लेकिन बेटे पर तो जैसे माँ को मारने का भूत सवार हो चुका था। वो आंखें बंद किए माँ को खूब मार रहा था। बहू भी साथ साथ बातें सुनाती जा रही थी। अनीता देवी बहुत ज़्यादा मार खा चुकी थी और अब वह हिल भी नहीं सकती थी। तब तो मेघना के लिए अपनी सास को घर से निकालना और भी आसान हो चुका था। उसने पति के जाते ही सास को घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकालकर सास अपना घर ध्यान से देखने लगी जहाँ उसके पति का राज था। अब इसमें उसका कोई भी हिस्सा नहीं बचा था। आज वो अपने ही घर से निकाल दी गई थी। उसकी बहू ने उससे पहले ही घर के पेपर पर साइन करवा लिए थे और फिर वो पेपर्स पति को थमा दिए थे। बूढ़ी औरत नजरें झुकाए बेटे और बहू को देखने लगी। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी।
वो रोते हुए सारे घर को देखने लगी और फिर वहाँ से उठकर चली गई, क्योंकि जब उसकी बहू ने उसके घर से निकाला था तो वो घर के गेट के बाहर पर कई घंटों बैठी रहीं। जब कोई भी उसे अपने घर रखने को तैयार न हुआ तो मजबूरन उसे वहाँ से उठना पड़ा, क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो अभी तक गेट पर ही बैठी हुई थी। जैसे ही उसकी बहू बाहर कूड़ा फेंकने के लिए आई, उसने जानबूझकर वो कूड़ा अपनी सास पर फेंक दिया और मुस्कुराते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। अनीता देवी की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। इधर मेघना घर बेचने के बाद प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रही थी ताकि वो अपनी माँ के घर के साथ वाला घर खरीद सके। वो बहुत खुश थी कि एक तो उसकी जान उसकी सास से छूट गई थी, दूसरा उसको उसका मनपसंद घर मिलने वाला था, जहाँ वो अपनी माँ के घर आसानी से आ जा सकती थी। पैसा उसके पास में था। वो अपने पति के साथ बाइक पर बैठकर अपनी माँ को ये खबर सुनाने के लिए मायके जा रही थी, जब रास्ते में कुछ लुटेरों ने उन्हें घेर लिया और फिर सब कुछ उनसे छीनते हुए उसके पति को गोली मारकर वहां से फरार हो गए। शायद वो काफ़ी देर तक उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही वो सुनसान रास्ते पर से गुजरने लगे, उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और फिर सब कुछ लूट कर भाग गए। मेघना रोने लगी, क्योंकि सुनील ज़ख्मी हो चुका था और बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। ऐसा लगता था जैसे आज उसका पति ज़िंदा नहीं बचेगा, क्योंकि गोली बिल्कुल दिल के पास लगी थी। उसने रोते अपनी उस माँ को कॉल की, जो रोज़ाना ही उसे अलग होने का समझाया करती थी। माँ ने ये सुनकर बेटी को कहा कि वो तो कुछ नहीं कर सकती, हाँ पर वो अपने भाई मयंक को फ़ोन करके बता दे ताकि वो उसके पति को अस्पताल लेकर जा सके। मयंक की पत्नी पहले ही नंद और सास से तंग आ चुकी थी। वो अक्सर पति को समझाया करती थी कि माँ और बहन की बातों में आकर अपना घर खराब ना करें। कभी वो पत्नी की सुनता तो कभी वो माँ की, और वो खुद इसी चक्कर में फंसा हुआ था। उसको समझ ही नहीं आती थी कि कब किसकी सुननी है। वो बहुत परेशान था। ऐसे में बहन के पति को गोली लगने का सुना तो घबरा गया। वो ऑफिस से छुट्टी लेकर जल्दी से बहन के पास पहुंचा, जहां उसकी बहनोई जख्मी हालत में सड़क पर पड़ा हुआ था। हर तरफ खून की छींटें गिरी हुई थी, यहाँ तक कि सड़क का एक हिस्सा खून से भर चुका था, क्योंकि बारिश होने लगी थी। पानी और खून मिक्स होकर सड़क पर फैल चुका था। उसकी बहन सड़क पर नीचे बैठी रो रही थी। वो बार बार अपने पति की तरफ देखती और फिर जाती हुई गाड़ियों को लिफ्ट मांगने की कोशिश करती, लेकिन इतनी बारिश में कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। तभी दूर से उसको उसका भाई आता दिखाई दिया, तो वो भागकर अपने भाई के पास पहुंची और रोते हुए भाई को गले लगा लिया। मयंक ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की और एम्बुलेंस के साथ वो तीनों अस्पताल पहुंच चुके थे। सुनील की हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर्स ने दवा और दुआ दोनों करने को कहा। मेघना के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक जूस का डिब्बा खरीद कर पति को पिला सके, तो वो अस्पताल का खर्चा कहाँ से पूरा करती। मजबूरन मयंक को ही ये सब संभालना पड़ा। वो खुद 3 बच्चों का बाप था और फैक्ट्री की तरफ से उसको एक मामूली सी सैलरी मिलती थी। अभी उसने बिल भरा ही था जब उसके ऑफिस से कॉल आने लगी कि जल्दी से जल्दी फैक्ट्री पहुंचो, क्योंकि उसका बॉस विजिट पर है। अगर उन्होंने देख लिया कि बगैर इन्फॉर्म किए फैक्ट्री का काम छोड़कर बाहर गया है तो वो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैग ने बहन को वापस काम पर जाने का इशारा किया और जाने ही लगा था जब मेघना उसके पैर पकड़कर गिरकर कहने लगी, भाई मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो सिसकियों से रोने लगी। मयंक अपने से 10 साल छोटी बहन को इस तरह रोते देखकर खुद पर धैर्य नहीं रख सका और फिर उसके साथ ही बैठ गया और डॉक्टर्स के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा। और दिल ही दिल में उसने कई बार प्रार्थनाएं कर डाली कि काश उसका आने वाला बड़ा अफसर आ ना सके और ना ही उसे पता चल सके कि मैं काम पर नहीं हूँ। लेकिन उसका समय इतना अच्छा नहीं चल रहा था। 2 घंटे बाद ही उसको समाचार मिल चुका था कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सुनकर और ज़्यादा परेशान हो गया। महंगाई के इस दौर में नौकरी से निकाल दिया जाना बहुत कठिन काम है। यहाँ तो सैलरी में भी गुजारा नहीं होता। ऐसे में बगैर नौकरी के घर चलाना बहुत मुश्किल काम था। सुनील को छुट्टी मिल चुकी थी। ऑपरेशन कठिन था लेकिन हो चुका था। मयंक की सारी जमा पूंजी उन पर खर्च हो चुकी थी। वो परेशान हाल में बहन और बहनोई को घर ले जा आ चुका था। घर आते ही मेघना को जो दृश्य देखने को मिला उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए और उसे खुद पर अफसोस होने लगा कि जल्दबाजी में उसने जो फैसले किए आज वो फैसले उस पर परीक्षा बनकर गुजर रहे थे। सामने उसकी माँ कुछ कपड़े लिए गली में बैठी हुई थी और रो रही थी और मुंह में जो भी आ रहा था वो ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलकर सारे मोहल्ले वालों पर चिल्ला रही थीं। बहुत सी औरतें अपने घरों के दरवाज़ों के बाहर निकलकर इस बूढ़ी औरत की बातें सुन रही थी, जबकि उस बूढ़ी औरत की बहू लतिका अपनी सास को गेट पर बंद करके अंदर से ही गालियां दे रही थी, क्योंकि वो खुद थक चुकी थी। उसकी नंद और सास हर समय साजिश और घर में झगड़ा फसाद लगाए रहती थीं। आज जब उसको मौका मिला था उसने फौरन नंद और सास को घर से निकाल दिया था। मेघना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसका घर बिक चुका था और पैसे भी वो लुटेरे लेकर जा चुके थे। एक माँ के घर का आश्रय था, वो भी खत्म हो चुका था और रोते हुए पति की तरफ देखने लगी।
पति ने उसे गुस्से से घूरा था। उसे खुद को अफसोस हो रहा था कि आखिर उसने पत्नी की बात मानकर घर बेचा ही क्यों था, जबकि उसकी माँ रो रो कर उससे कह रही थी कि ऐसा मत करो। लेकिन उसने बिना किसी कारण के माँ को परेशान किया और न सिर्फ उसे जलील और बेइज्जत करके घर से निकाला, बल्कि अपने स्वर्ग जैसे घर से भी उसे हाथ धोना पड़ा। अब वो कहाँ जाएंगे, ये सोच सोच कर ही उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। सुनील का साला मयंक भी बेबस था, क्योंकि घर उसकी पत्नी के नाम था। उसकी पत्नी ने माँ और बहन दोनों को निकाल दिया था, तो इसमें उसकी क्या गलती थी? वो तो कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर पत्नी के सामने बोलता तो संभव था कि उसकी पत्नी उसका भी घर में आना जाना बंद कर देती, इसलिए वो खामोश रहा। बगैर किसी को कुछ बोले वो अपने घर के अंदर चला गया। उसके घर में जाते उसकी पत्नी ने फौरन से पहले गेट बंद कर दिया था कि कोई भी घर में ना आ सके। सुनील को बहुत दर्द हो रहा था। अभी तो ऑपरेशन हुआ था और पट्टी हुई थी। डॉक्टर्स ने इसलिए जल्दी छुट्टी दे दी थी, क्योंकि वहाँ पर एडमिट रहने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। अब दर्द और चुभन में इसका बुरा हाल हो रहा था। वो बार बार पत्नी को बातें सुना रहा था और उसी गली में ही इन दोनों की आपस में लड़ाई होने लगी। सास ने बेटी और दामाद को लड़ते देखा तो फौरन उनकी तरफ आई और कहने लगी, तुम लोगों ने अभी तक अपना घर नहीं बेचा, तो चलो फिर वहीं चलते हैं। ये सुनकर मेघना कहने लगी, माँ, आपके कहने पर ही मैंने वो घर बिकवाया था। वो घर भी हमारे हाथ नहीं आया और हम बेघर भी हो गए। उसकी माँ ये बातें सुनकर गुस्सा करने लगी और कहने लगी कि तुमने ये क्या कर दिया है बेवकूफ़ औरत, तुम्हें पता भी है तुम क्या कुछ खो चुकी हो। ये सुनकर बेटी और माँ भी आपस में लड़ने लगती हैं, क्योंकि अब तक कोई भी समस्या होती तो मेघना अपनी माँ को फ़ोन करके सारे परामर्श लेती थी, और अब उसकी माँ अपनी सारी बातों से मुकर गई थी, तो उसे उन पर गुस्सा आ रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या कहाँ ठिकाना ढूंढे। वो सब एक दूसरे पर चीख चिल्ला रहे थे। तभी वहाँ से सुनील की माँ अनीता देवी गुजरी। वो अपनी किसी सहेली कौशल्या के साथ उसके किराए के घर में रह रही थी। बेटे ने माँ को देखा तो फौरन उन्हें बुलाने लगा। अनीता देवी ने बेटे को इस हालत में देखा तो तड़प कर बेटी की तरफ बढ़ी और उससे कहने लगी कि क्या हो गया है बेटे। बेटे की सारी बात सुनकर उन्हें अफसोस होने लगा। उनका बेटा भी उनके पाँव में गिर गया। माँ का आदर न करने की सज़ा मुझे मिली है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने बेटे को माफ़ तो कर दिया था, लेकिन उसको अपने बेटे की बर्बादी का बहुत दुख था और इस सब की वजह उसकी बहू थी। अभी इतना समय नहीं था कि वो सब आपस में बहस करते, इसलिए उन्होंने फ़ौरन झगड़े को ख़त्म करते हुए कौशल्या जी के घर में ही आश्रय ले लिया। कौशल्या जी घर में अकेली रहती थी। उनकी बहू और बेटी अमेरिका में रहते थे। वो यहाँ किराए के मकान में रहा करती थी। मेघना भी सास से शर्मिंदा होकर फिर रही थी, लेकिन उसने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी थी। अनीता देवी उसको अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। मेघना की माँ बेटी को इस रास्ते पर लाकर अफसोस कर रही थी कि काश उसने अपनी बेटी को गलत सलाह ना दी होती और बहू से बनाकर रखी होती, तो वह आज अपने घर में होती और एक सुखी जीवन गुजार रही होती। यहाँ आकर उसको मालूम हुआ कि घर से बेघर होना किसे कहते हैं। अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, पर अब पछताने से क्या हो सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।